नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान के इस क्लास में स्वागत है। धातुकम चैप्टर अपना चल रहा था और उसमें हमने अपचयन की बात की थी। अपचयन में मैंने दो सिद्धांत बताए थे, एक ऊष्मागतिकीय था, एक आपका विद्युत रासायनिक वाला था। ऊष्मागतिकीय का सीधा मतलब ये था, ऊष्मागतिकीय का बेसिकली मीनिंग ये था कि भैया इसके अंदर क्या होगा कि आप हीट लेंगे और कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जबकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकली करेंगे तो या तो किसी और मेटल से डिस्प्लेस कराएंगे उसको, यानी कि यहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में नहीं लेंगे, बल्कि उसको या तो डिस्प्लेस कराने के काम में लेंगे जिसको मेटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर इसमें अक्सर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक समझते हो, विद्युत अपघटनीय अपचयन, इसके अंदर विद्युत अपघटनीय अपचयन का उपयोग किया जाता है। मेन डिफरेंस यहां पर इस बात का दिखाई देता है कि वहां हीट होता है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आते हैं। ठीक है ना। सो ये एक बेसिकली डिफरेंस है। अब देखिए, धातुकम में हम जो देख रहे थे वह ऊष्मागतिकीय अपचयन में आपको याद होगा मैंने आयरन वाला बताया था। ऊष्मागतिकीय अपचयन उदाहरण देख रहे थे, है ना। ऊष्मागतिकीय अपचयन उदाहरण देख रहे थे और के उदाहरण, है ना, इसके उदाहरण हम देख रहे थे और उसमें एक उदाहरण हमने देख लिया था, एक एग्जांपल हमने देख लिया था। कौन सा वाला? Fe2O3 से Fe2O3 से आयरन वाला, ये उदाहरण मैंने बता दिया था। इसके लिए वात्या भट्टी इस्तेमाल करते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आता है। पूरा के पूरा ये पूरा डिटेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। ये पूरा डिटेल, सारा डिटेल हमने आपको पहले समझाया था। अब इसके अंदर दूसरा जो है वह है कॉपर का निष्कर्षण, है ना, कि कॉपर के निष्कर्षण के अंदर भी हम ऊष्मागतिकीय सिद्धांत का उपयोग करते हैं। कॉपर के निष्कर्षण में कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सेकंड एग्जांपल आपका कॉपर का रहेगा। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। इसके अलावा जो उदाहरण देखेंगे वो हम देखेंगे जिंक के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको पीबी के लिए भी यूज करते हैं। यानी कि ये सारे के सारे यहां पर एग्जाम्पल माने जाएंगे किसके? थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल के। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल इनमें से किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। सो देखिए कैसे। अब बारी आती है कॉपर को समझने की। सेकंड जो है वो कॉपर का है, क्योंकि इससे पहले जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, पहले ही मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। बच्चों देखो, कॉपर को कैसे बनाओगे? Cu2O से यदि आपको प्राप्त करना है या Cu2S से आपको प्राप्त करना है तो पहले उसको Cu2O में बदलो, फिर कार्बन से आसानी से अपचयित हो जाएगा और बहुत कम ताप पर ही अपचयित हो जाएगा। यदि आपको याद हो बच्चों तो आपको यह ध्यान आता होगा कि कॉपर बहुत ऊपर था, उस एलिंगम आरेख की बात कर रहा हूं। एलिंगम आरेख की यदि हम बात करें, एलिंगम आरेख के अंदर यदि हम देखें तो कॉपर बहुत ज्यादा ऊपर था, और कॉपर जो है वह बहुत ज्यादा ऊपर होने का सीधा मतलब यह है कि उसके अंदर आसानी से उसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपको ध्यान होगा, कॉपर के लिए बहुत आसान होता है रिड्यूस करना, कॉपर उसमें बहुत ऊपर था। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। एक और तरीका हो सकता है CuFeS2 से, यदि उसको आप प्राप्त कर रहे हो ना, CuFeS2 से कॉपर ग्लांस या कॉपर पाइराइट से प्राप्त करने का क्या तरीका है, देखो मैं बताता हूं आपको। बेसिकली क्या होता है बेटा, है ना, इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या चीजें यहां पर बेसिकली हमको बताई गई है। लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा। मैं इसको आपको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूं, फिर हम देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया हुआ। देखिए, सेकंड है इसको CuFeS2 से Cu को प्राप्त करना। CuFeS2 से Cu को कैसे प्राप्त करते हैं? इसको कॉपर पाइराइट्स बोला जाता है। CuFeS2 को गर्म करते हैं। पहले तो सबसे पहले इसको गर्म किया जाता है तो ये Cu2S प्लस FeS के अंदर टूटता है। इसका फिर करते हैं भर्जन समझते हो ना, रोस्टिंग मैंने बताया ही था। तो ये बेसिकली FeO के अंदर बदल जाता है और कुछ Cu2O में भी बदलता है ना, FeO और Cu2O में बदलता है। लेकिन ये दोनों कार्यक्रम आंशिक रूप से होते हैं, पार्शियल होते हैं, कंप्लीट यहां नहीं करवाने होते। बताऊंगा कारण अभी। ठीक,
इसके बाद हम कराते हैं इसका निस्तापन। निस्तापन मैंने बताया था, जिसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। स्मेल्टिंग समझते होंगे, निस्तापन जिसको हम स्मेल्टिंग बोलते हैं। स्मेल्टिंग के दौरान क्या होता है कि यहां मेटल नहीं मिलता। स्मेल्टिंग के दौरान मेटल यहां नहीं मिलता। मेन रिएक्शन इसके अंदर स्मेल्टिंग में क्या होती है बेटा, इसमें SiO2 को मिलाया जाता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसमें आयरन जो है वो अधात्री के रूप में है और ये जो है वो गालक के रूप में है। और इससे क्या बनता है, FeSiO3 बनता है। FeSiO3 ये रिएक्शन यहां होती है, इसको धातुमल या कि हमने स्लैग कहा था। ये इसके निस्तापन की मूल प्रोसेस है। यहां से हमको Cu2S अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, Cu2O भी हमको पड़ा हुआ है, तो इधर से इसको हम कराते हैं बेसेमरीकरण। ये थोड़ा सा समझने की स्टेप रहेगी, अभी मैं बताता हूं बेसेमरीकरण क्या होता है या इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है। देखो क्या कर रहे हैं, सुनो। CuFeS2 से यदि हमको कॉपर को प्राप्त करना है तो पहले उसको हीट करते हैं जिससे ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। फिर बर्जन करते हैं, ध्यान रखना है ये पूरी तरह से नहीं बदलते। पूरी तरह से क्यों नहीं बदला मैं बताऊंगा। फिर निस्तापन में ले जाते हैं, जहां मूल रूप से काम क्या होता है, गालक, मूल रूप से गालक मिलाया जाता है। ये बताया था मैंने कि निस्तापन के दौरान हम गालक मिलाते हैं। अंतिम स्टेप इसकी बेसेमरीकरण है, जिसमें एक बहुत पॉपुलर स्टेप होती है जिसको बोलते हैं स्वतः अपचयन। देखिए डिटेल में बता दूंगा, ये तो फ्लो चार्ट के रूप में बात कर रहा हूं। और इससे हमको क्या मिल जाता है, कॉपर। बेसेमरीकरण में क्या होता है बच्चों, समझना। बेसेमरीकरण क्या होता है, इसको हिंदी इंग्लिश में यही बोलते हैं मेरे भाई। इसमें एक भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बेसेमर परिवर्तक बोलते हैं। वहां एक बहुत खास रिएक्शन होती है, ध्यान से समझिए, ये बनता है। अब क्या होता है कि ये Cu2O इस Cu2S से कंबाइन हो जाता है, ये Cu2O इस Cu2S से कंबाइन हो जाता है, यानी कि स्वतः अपचयन कह रहे हैं इसको, खुद से ही अपचयन हो जाता है। आप देख रहे हैं बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट हमने नहीं मिलाया। ये बहुत पॉपुलर स्टेप मानी जाती है, एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है ये समझना कि स्वतः अपचयन क्या है। बेसेमरीकरण के अंदर स्वतः अपचयन होता है, यानी कि ऑटो रिडक्शन होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, बाहर से कुछ नहीं मिलाते। कॉपर का ही कंपाउंड कॉपर को ही रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए स्वतः अपचयन बोलते हैं। यहां पर बेटा जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड हो क्या रहा है यहां पर, देखिए सल्फाइड जो है, सल्फाइड से आपको सल्फाइड से SO2 मिल रहा है, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीकृत, और ये ऑक्सीकृत होगा तो इसका मतलब अपचायक की तरह कार्य यहां सल्फाइड ही करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीकृत होता है वही अपचायक होता है, जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है वही अपचायक होता है। सो बाहर से कुछ नहीं मिलाया, कॉपर प्राप्त हो गया ना, बाहर से कुछ नहीं मिलाया है, अंदर ही की रिएक्शन से कॉपर मिल जाता है, इसको स्वतः अपचयन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतः अपचयन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कॉपर HgPb, आगे भी आएंगे दो मेटल जिनमें भी ऐसा ही प्रोसेस होगा, बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाते। यहां पर एक बात खास और है कि प्राप्त कॉपर जो है वह फफोलेदार तांबा कहलाता है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम ही ऐसा है तो इंपॉर्टेंट होगा, फफोलेदार तांबा कहलाता है, क्योंकि इसमें SO2 निकलती है ना सतह से, तो फफोले टाइप पड़ जाते हैं, गैस है ना भैया। वो प्रश्न आता है फफोलेदार तांबा में कितने % कॉपर होता है, तो 98% कॉपर होता है। अगेन इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो भाई थर्मोडायनेमिकली सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, थर्मोडायनेमिकली यदि हम थर्मोडायनेमिकली करवाना चाह रहे हैं किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कुछ न कुछ रिड्यूसिंग एजेंट उसमें जरूर मिलाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइजिंग वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि बाहर से कुछ न कुछ रिड्यूसिंग एजेंट उसमें जरूर मिलाया जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसमें जरूर मिलाया जाएगा। 100% इसमें किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें यहां पर कॉपर के लिए जब हमने बात की तो कॉपर में दो केस हो सकते थे संभव। कॉपर में मैंने बताया
कि कॉपर में या तो आप इसको Cu2O से प्राप्त करना चाहते हो तब तो बहुत आसान बात है, सीधे सीधे कार्बन से रिडक्शन करा दीजिए, लेकिन CuFeS2 से कराना चाह रहे हैं तो कुछ इसकी स्टेप्स हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं इन सभी स्टेप्स के बारे में। इन्हीं स्टेप के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आती है जिसको बोलते हैं बेसेमरीकरण, जिसको हम बोलते हैं बेसेमरीकरण, ठीक है ना, जिसको हम बेसेमरीकरण बोलते हैं। और ये जो बेसेमरीकरण है वह बेसिकली आपका कौन सा प्रोसेस है, बेसेमरीकरण, यानी कि सीधे सीधे हम कॉपर को सेल्फ रिडक्शन करते हैं, यानी कि खुद ही का रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना, खुद का ही रिडक्शन हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। बेसेमरीकरण में ये सेल्फ रिडक्शन है, बहुत बार प्रश्न आता है इस पर, ये एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जाएगी। ये वाला जो मैंने लिखा है ना बेटा स्टार बना के, ये खूब एग्जाम में आता है कि स्वतः अपचयन या बेसेमरीकरण के दौरान जो स्वतः अपचयन होता है उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े, इसको क्लियर है, इसको फफोलेदार तांबा 98% कॉपर वाले को बोलते हैं। यही सारा कुछ यहां पर बताया गया है, देखिएगा सारा प्रोसेस हमने यहां भट्टियां भी बनाए रखी हैं, ठीक है, वो आपकी ज्यादा कोई काम की नहीं है, इन भट्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेवल पर बात करूं, रिएक्शन सारी यहां मेंशन है, ये वाली रिएक्शन रही आपकी, ये वाली, ये आपकी, ये बेसेमर परिवर्तक का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, ये रिएक्शन आपकी स्वतः अपचयन कहलाती है। ये रिएक्शन आपकी स्वतः अपचयन कहलाती है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज स्वतः अपचयन, ठीक है। और यहां पर ये है बेसेमर परिवर्तक, ये नाशपति के आकार का होता है बेसेमर परिवर्तक। ट्वेयर का मतलब होता है बेटा नोजल टाइप है ना, जिसमें से गर्म हवा आती है, उसको बोलते हैं ट्वेयर। तो यहां पर बेसेमर परिवर्तक है जिसके अंदर कॉपर का निर्माण होता है। यहां पर लिखा है कि SO2 के निकलने के कारण यह फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर्ड कॉपर कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 98% कॉपर होता है, 98% कॉपर। कुल मिला के बात ये सामने आई, सुन लीजिए, कि यदि Cu2O, यदि आपका Cu2O है, यदि आपका Cu2O है तो सीधे कार्बन से रिड्यूस करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप उसको CuFeS2 से बनाना चाह रहे हो तो फिर मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है। पहले उसके अंदर क्या करते हैं, पहले भर्जन करते हैं, उसके बाद प्रगलन करते हैं, है ना, स्मेल्टिंग या निस्तापन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो या तो भर्जन या प्रगलन, निस्तापन की बजाय हमें वहां प्रगलन लिखना चाहिए, उसको प्रगलन बोलते हैं, ठीक है ना, प्रगलन। सो या तो भर्जन करते हैं या फिर भर्जन करने के बाद उसका प्रगलन किया जाता है। यहां पर इसको हमें प्रगलन कहना चाहिए, ये प्रगलन है। प्रगलन में मेल रूप से धातु प्राप्त नहीं होती बल्कि स्लैग प्राप्त होता है। धातु प्राप्त करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसको बेसेमरीकरण कहते हैं, जिसमें हमको कॉपर मिलता है। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्टेप शामिल होती है जिसको हम बोलते हैं स्वतः अपचयन, ये वाली, जिसमें कॉपर का यौगिक कॉपर को ही क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा ये डायग्राम से कोई विशेष मतलब नहीं, इसके अलावा इसका उपयोग लेड के लिए भी करते हैं। देखिए लेड में भी वही मेथड है, या तो आप वही PbS से PbO बनाओ, PbO में कार्बन मिला कर दो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि PbS से PbO बनाओ और ये वापिस से क्या कहलाता है, स्वतः अपचयन। यानी यहां पर भी उसी तरीके से दो मेथड इस्तेमाल में ली जा सकती है, या तो PbS से PbO बना के कार्बन से कर दो या फिर स्वतः अपचयन कर दो। यानी पीबी का लिए भी स्वतः अपचयन का इस्तेमाल होता है। स्वतः अपचयन का उपयोग बेटा कॉपर के लिए होता है, Hg के लिए होता है और पीबी के लिए भी होता है। स्वतः अपचयन का मतलब आप समझ गए होंगे, अक्सर प्रश्न दिखाई देता है। जिंक को प्राप्त करने के लिए भी हम निश्चित तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, कार्बन का, है ना। जिंक के लिए भी कार्बन का उपयोग करते हैं, देख रहे हैं टेम्परेचर भी लिखा है और जिंक ऑक्साइड से बना रहे हैं। तो ये आपका सारा कुछ है धातु को प्राप्त करने के लिए थर्मोडायनेमिकली किस किस के लिए कैसे कैसे यूज करते हैं। अब बात आती है विद्युत रासायनिक सिद्धांत की। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का सीधा मतलब है
कि या तो इसको विद्युत अपघटन से प्राप्त करोगे या फिर बाहर से कोई पदार्थ मिलाएंगे, बट बिना हीट के सिंपल रिएक्शन के द्वारा वो उसको निकालेगा बाहर। यानी मैं इसको डिफाइन करवा देता हूं, देखिए आपके लिए यहां पर हम थोड़ा सा वर्णन अपनी लैंग्वेज में कर देते हैं, फिर आप देखेंगे कि क्या लिखा है उन्होंने। देखिए समझिएगा, अपचयन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत बहुत आसान है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। विद्युत रासायनिक सिद्धांत के अंदर मतलब क्या, पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का मतलब क्या है, तो देखिए अपचयन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है या किसी अन्य अभिकर्मक से क्रिया द्वारा किया जाता है। दो तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिकली हम रिडक्शन कर सकते हैं। विद्युत अपघटन तो है ही सबसे पॉपुलर तरीका है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल सिंपल सा इतना है बेटा कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये कहता है कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट होना चाहिए। ये जो डेल्टा जी नॉट है वो हमको क्या चाहिए, वो हमको नेगेटिव चाहिए, और उसके लिए ई नॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सिंपल सा सिद्धांत ये है। जब ये थर्मोडायनेमिकल था तो भी बात तो यही थी, लेकिन वहां एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट से हमने किया था। यहां तरीका अलग है। यहां क्या कहना चाहते हैं कि स्वतः प्रक्रम हेतु रेडॉक्स का ई नॉट धनात्मक, ये इसका ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल है। ई नॉट धनात्मक तथा ई नॉट तो यहां क्या होना चाहिए, धनात्मक, तथा डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। मेन जो आवश्यकता है वो ये है कि या तो ये क्या हो, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो और फिर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। ये इसका विद्युत अपघटनीय या विद्युत रासायनिक सिद्धांत यहां पर काम में लेना है। केवल थर्मोडायनेमिकल के अंदर क्या होता था, अंतर क्या है, देखिए ऊष्मागतिकीय सिद्धांत में क्या था बेटा, उसमें भी बात तो यही थी, बस उसमें हीट का इस्तेमाल करते हैं, फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। यहां हीट का इस्तेमाल नहीं होता। ऊष्मागतिकीय सिद्धांत ये था, वहां ऊष्मा की बात थी, ताप की बात थी, एंट्रोपी की बात थी। ये नेगेटिव चाहिए तो स्वतः होगा प्रक्रम। ये दोनों सिद्धांतों में डिफरेंस है जो आपको आमने सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि दोनों सिद्धांतों में बेसिकली अंतर क्या होता है। आप देख पा रहे हैं दोनों सिद्धांतों में मूल अंतर कुछ भी नहीं है। हमको डेल्टा जी की वैल्यू जो है ना वो अल्टीमेटली क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। हमको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। मेन चीज ये है। बात समझ में आ गई क्या प्रिंसिपल दोनों अंतर है। दो तरह से ये करा सकते हैं, या तो आप मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव मेटल से हटाओगे या फिर उसका विद्युत अपघटनीय विद्युत अपघटन द्वारा। यहां कोई हीट यूज नहीं होगी, कोई फर्नेस यूज नहीं होगी, ये सब सॉल्यूशन के अंदर काम होगा। ये विलियन के अंदर, इसके लिए विलियन आवश्यक है, बस ये एक मुख्य बात है। इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। विद्युत अपघटनीय करना चाह रहे हो तो सीधे सीधे इसके लिए विलियन आवश्यक, इसके लिए सॉल्यूशन आवश्यक होता है, चाहे वो पिघला हुआ हो, मेल्ट हो, या जली विलियन भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके लिए विलियन चाहिए, या तो उसको मेल्ट करोगे, और कंडक्टेंस भी तभी होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है तो विलियन जरूरी है इसके अंदर। यानी कि या तो मेल्ट हो, गलित हो, या फिर उसको जल में घोला गया हो, तभी ये अपचयन हम करा पाएंगे। तो यहां और वहां में अंतर यह है कि वो अपचयन जो है वह ऊष्मा के उपयोग से किया जाता है,
इस अपचयन में सीधी बात है कि सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है, कोई हीट की हेल्प नहीं ले रहे, ताप की मदद नहीं ले रहे। इसमें तो ताप बढ़ा बढ़ा करके इसको नेगेटिव कर रहे थे, यहां इस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसको ऊष्मागतिकी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिंसिपल कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं और उसको ऊष्मागतिकी कहते हैं। दोनों में यही मुख्य अंतर दिखाई देता है। अब देखो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल जहां पर ये प्रिंसिपल काम। अच्छा, इस चीज को हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, बात ध्यान रखना, इसको हम हाइड्रोमेटलर्जी भी बोल सकते हैं, जबकि उसको हमने क्या कहा था, पायरोमेटलर्जी कहा था। ठीक है, पायरो मीन्स हीट, हाइड्रो मीन्स सॉल्यूशन यानी कि पानी। ठीक है ना। अब देखो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए इसमें क्या क्या करते हैं मैं बताता हूं, इस पॉइंट पर आने से पहले इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूं। ठीक है ना, उदाहरण एग्जाम्पल्स। तो बच्चों इसके जो एग्जाम्पल्स अपन को पढ़ने हैं ना, वो पहला है, एक तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जा सकता है, दूसरा कॉपर के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है, तीसरा एजी और एयू के निष्कर्षण में। ये उदाहरण आपको पढ़ने हैं। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसमें पायरोमेटलर्जी भी काम आती है और हाइड्रो भी काम आती है, ऐसा आप देख पा रहे होंगे। ये नोट डाल के मैं भी बात यहां लिख रहा हूं। अभी हमने कॉपर के लिए पायरो देखी थी, साथ में हाइड्रो भी काम आती है। ठीक है ना, कॉपर एक ऐसा मेटल है। देखिए यहां नोट डालकर मैं लिख रहा हूं, प्रश्न आता भी है। Cu हेतु तापीय यानी कि पायरो यानी कि कार्बन का उपयोग करके, हीट का उपयोग करके, तथा जलीय यानी कि हाइड्रो धातुकर्म, दोनों प्रयुक्त होते हैं। यानी कि दोनों तरीके से इसको निकाल सकते हैं, दोनों तरीकों से आपको इसको फाइंड आउट आप कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण नोट है। अब हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। अपना पहला उदाहरण है Al का निष्कर्षण। एल्यूमिनियम का किस तरह से निष्कर्षण इस प्रिंसिपल का उपयोग करके करना है। प्रिंसिपल का मतलब समझ रहे होंगे। प्रिंसिपल का मतलब यह है कि भैया इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, विद्युत अपघटनीय अपचयन कराएंगे। कोई कोयला लेकर के, कोक लेकर के, हीट लेकर के, फर्नेस की सहायता से ऐसे नहीं कराएंगे, है ना। इसको हम कोयले की मदद से नहीं करा रहे, इसको सिंपल हम Al का निष्कर्षण जो कर रहे हैं वह हीट की सहायता से कर रहे हैं। सॉरी, हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिडक्शन कर रहे हैं। दोनों टेक्निक में डिफरेंस क्लियर है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, सुन लो। अपचयन के दो आधार थे, ऊष्मागतिकीय आधार और विद्युत रासायनिक आधार। ऊष्मागतिकीय आधार के अंदर कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोई मेटल, कोई धातु एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लाया जा सकता है। निश्चित तौर पर वह उसको रिड्यूसिंग एजेंट काम में ला सकते हैं, पर उसके लिए हमको टेम्परेचर देखना पड़ता था, प्लॉट देखना पड़ता था, एक ताप से नीचे एक ताप से ऊपर, याद है। ऐसी संभावनाएं देखनी पड़ती हैं सारी, भाई एक पर्टिकुलर ताप से नीचे, एक पर्टिकुलर ताप से ऊपर, इस तरह की संभावनाओं को हमको देखा जाता है। वो आपका एलिंघम आरेख था, वो आपका एलिंघम आरेख था। हाइड्रोमेटलर्जी या विद्युत रासायनिक रूप में कोई फर्नेस यूज नहीं करते, तापमान का कोई रोल नहीं होता। सिंपल सी चीज होती है कि भैया एक ऐसा, या तो आप उसको विद्युत अपघटनीय अपचयन करा देते हो जिसमें कोई रिएजेंट डालना ही नहीं है, या फिर कोई रिएजेंट डाला है तो ऐसा ही रिएजेंट डालो जिसके रेडॉक्स के लिए डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक आए। डेल्टा जी नॉट का मान ऋणात्मक आए, जिसके रेडॉक्स के लिए वही प्रोसेस यहां यूज करते हैं। तो या तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस करवाओ, या तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस कराओ, या फिर उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस डाल दो जो उसको डिस्प्लेस कर दे, हीट की जरूरत ना पड़े, ताप की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ताप की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। Al का निष्कर्षण, और ये विलियन अवस्था में होता है, ध्यान रखिएगा। ये विलियन में वहां ठोस अवस्था लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, ये विलियन अवस्था में होता है। Al का निष्कर्षण देखो, इसका मुख्य अयस्क कौन है बेटा? इसका मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट, जानते ही हैं। फर्स्ट डे ये तो आपके सामने, आपके पास पहुंचाया जा चुका है। बॉक्साइट को बोलते बेटा Al2O3 डॉट 2H2O। बॉक्साइट के लिए अब इस प्रोसेस को करते क्या है, देखिए बॉक्साइट के शुद्धिकरण के लिए हम 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं।
इसका फ्लो चार्ट बना रहा हूं, देखो। सबसे पहले बॉक्साइट लेंगे, उसका सांद्रण याद आ गया, उसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण के लिए जो विधि इस्तेमाल करते हैं ना बॉक्साइट के, वो निक्षालन कहलाती है। बात उस समय भी आपको कही गई थी, निक्षालन जिसको हम लीचिंग बोलते हैं, याद आ गया। वाह, सांद्रण की एक विधि है। इसमें 3 मेथड हैं, लीचिंग में भी 3 तरह की मेथड है। एक बेयर है, एक हॉल है, एक आपका सरपैक है। यहां हम 3 विधियों का उपयोग करते हैं, बेयर, हॉल और सरपैक। 3 विधियों का उपयोग करते हैं। क्या करते थे लीचिंग में? निक्षालन में क्या करते थे? एक ऐसा विलायक मिला देते थे, एक ऐसा रिएजेंट यूज करते थे जो कि केवल अयस्क से क्रिया करता था। जो केवल अयस्क से क्रिया करता था, अशुद्धियां वहीं रह जाती थी। मिलाते थे ना, अयस्क से क्रिया करे, अशुद्धियां वहीं रह जाए, ऐसा मिलाया जाता था। तो बेयर, इसमें क्या प्रयोग करते हैं बेटा? NaOH प्रयुक्त होता है। इसमें कौन प्रयुक्त होता है? Na2CO3 प्रयुक्त होता है। और इसमें कार्बन प्लस नाइट्रोजन। यहां अपचयन कहां आया? अरे अपचयन अभी नहीं आया है। अपचयन तो एक बार आप इसका शुद्धिकरण कर दोगे, उसके बाद अपचयन की पढ़ाई की जाएगी ना। एक बार आप इसका शुद्धिकरण करोगे ना, उसके बाद हम अपचयन की बात करेंगे। एक बार आप इसका शुद्धिकरण कर देंगे, उसके बाद हम अपचयन की बात करेंगे। पहले इस बॉक्साइट का आप शुद्धिकरण तो कीजिए, पहले इस बॉक्साइट का आप शुद्धिकरण तो कीजिए। शुद्धिकरण के लिए लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। लीचिंग में 3 मेथड होते हैं। लीचिंग का प्रिंसिपल क्या है, मैं फिर याद दिला देता हूं। बेस क्या है लीचिंग का? लीचिंग का बेस ये होता है कि इसमें हम ऐसा अभिकर्मक यूज करते हैं जो अयस्क से क्रिया करे, अशुद्धियों से क्रिया नहीं करे। हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आप NaOH का उपयोग करते हो तो बेयर विधि हो जाती है, Na2CO3 का उपयोग करते हो हॉल विधि हो जाती है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन का उपयोग करते हो तो सरपैक विधि हो जाती है। ऐसे 3 मेथड इस्तेमाल करते हैं। तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिहाज से मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इन तीनों पर प्रश्न आता है। इन तीनों की तुलना अगले पेज पर हमने की हुई है, ठीक है। इन तीनों की हमने यहां पर तुलना की है, देख लीजिए, ये रहा बेयर प्रक्रम। देखो, बेयर प्रक्रम का प्रयोग तब करते हैं जब Fe2O3 मुख्य अशुद्धि हो। ध्यान रखिए, यहां पर इन्होंने लिखा नहीं है, बता देता हूं। मुख्य अशुद्धि जो है ना, वो जब Fe2O3 होती है तब इसका उपयोग करते हैं। हॉल में दोनों अशुद्धियां होती हैं। और सरपैक का उपयोग तब करते हैं जब सिलिका मुख्य अशुद्धि होती है। ये लाल बॉक्साइट के लिए उपयोग होता है, वो सफेद के लिए होता है। इसके अंदर स्पेसिफिक कलर नहीं होता। लाल बॉक्साइट इसलिए क्योंकि उसमें Fe2O3 की मुख्य अशुद्धि है, सफेद इसलिए क्योंकि उसमें SiO2 की मुख्य अशुद्धि है। बेसिक मेथड सारी सेम है लगभग, सारी रिएक्शंस, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इस बात का है कि यहां रिएजेंट कौन से यूज होते हैं, या NaOH प्रयुक्त होता है, या Na2CO3 प्रयुक्त होता है, या कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्रयुक्त होते हैं। और पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है इनके अंदर से, तो सबसे बढ़िया मेथड इसमें सरपैक विधि है, बेस्ट मेथड। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि इसमें अमोनिया सह उत्पाद होता है, बाय प्रोडक्ट अमोनिया प्राप्त होता है, जो ये रहा। तो अमोनिया, वैसे अमोनिया आप जानते हैं कि बनाने के लिए हैबर विधि का उपयोग करना पड़ता है, अलग से हमें पूरी मेथड इस्तेमाल करनी पड़ती है। यहां पर फ्री फ्रेंड में बन जा रहा है तो बहुत खुशी की बात है ना, या ऐसे बैठे बैठे बन जा रहा है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम 3 मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसका मेथड है? ये बॉक्साइट का शुद्धिकरण है, यानी कि ये लीचिंग है भाई साहब। ये शुद्धिकरण, ये लीचिंग है, इसका कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना। निक्षालन तकनीक है, क्योंकि निक्षालन में क्या करते थे? केमिकल रिएक्शंस इस्तेमाल करते थे, याद होगा। हम केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते थे, केमिकल रिएक्शंस यूज करते थे। वी आर यूजिंग केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग दिस, है ना। हम इसमें केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करते थे। ठीक, अब क्या है? बेयर प्रक्रम, हॉल प्रक्रम, सरपैक, तीनों में अंतर आपके सामने है। महत्वपूर्ण विधियां हैं। इस मूल बात जो ध्यान रखनी वो ये है कि इसमें अपन NaOH का यूज कर रहे हैं। किसके लिए? अयस्क को घोलने के लिए। अयस्क को घोलने के लिए। यही प्रश्न आता है
कि अयस्क को घोलने के लिए NaOH का उपयोग किसमें करते हैं? बेयर में। Na2CO3 का प्रयोग किसमें करते हैं? तो हॉल में। और कार्बन प्लस नाइट्रोजन का उपयोग किसमें करते हैं? तो सर्पेक प्रक्रम में। ठीक है, सो ये मुख्य अंतर है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और ये सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। बाकी सिंपल कहानियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से Al2O3 मिल गया ना, अब इसका करना पड़ेगा अपचयन, तो उसको मैं डिटेल बता रहा हूं आपको, उसको जरूर समझिएगा। फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार के IIT JEE एडवांस में भी आया था इस पर प्रश्न, ठीक है ना। और वो क्या है? Al2O3 का विद्युत अपघटनीय अपचयन, इसको बकायदा एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं हॉल हेरोल्ड विधि। इसको हॉल हेरोल्ड विधि कहा जाता है। हॉल हेरोल्ड विधि बहुत बढ़िया विधि है, शानदार विधि है। ये आ गया आपका विद्युत अपघटनीय अपचयन, जिसके अंदर इसमें कोई बाहर से रीजेंट मिला ही नहीं रहे, इसके अंदर सीधा सीधा एनोड और कैथोड की मदद से विद्युत अपघट्य लेकर के और रिडक्शन करा दे रहे हैं। प्रश्न हमेशा पहले ये आता है कि एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, और विद्युत अपघट्य क्या है ना। सबसे पहली जो इसमें बात जाननी है वो यही होगी 100%। तो समझिए, द फर्स्ट मेथड जो आपको समझना है, जो पहली बात इसमें समझनी है वो ये है बच्चों, कि इसमें कैथोड जो है वो बना है आयरन का पात्र या स्टील का पात्र। स्टील का पात्र होता है, लेकिन उस पर कार्बन की लाइनिंग होती है, कार्बन की परत उस पर चढ़ी हुई रहती है, यानी कार्बन का यहां पे भी रोल है। एनोड कौन है? एनोड इसमें ग्रेफाइट या कार्बन ही है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट विद्युत अपघट्य कौन है? ये स्टार पॉइंट है, ये मेटलर्जी का अब तक सर्वाधिक बार पूछा गया पॉइंट बता रहा हूं। विद्युत अपघट्य कौन है बेटा? तो विद्युत अपघट्य यूं तो Al2O3 है, लेकिन इसके साथ में इसमें मिला दिया जाता है CaF2, साथ में मिला दिया जाता है Na3AlF6। यही प्रश्न है जो कि बार बार आता है कि ये दोनों क्यों मिलाते हैं इसमें, CaF2 और Na3AlF6, जिसको फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट कहते हैं, आगे सब आपको लिखित में दिया गया है। इसको क्यों मिलाते हैं, यही प्रश्न बार बार आता है। भाई आपका विद्युत अपघट्य तो Al2O3 था, ये काहे मिलाए? याद करो आप, हमने सॉल्यूशन के टाइम पे बताया था कि यदि किसी शुद्ध विलायक में आप अशुद्धियां मिलाते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये शुद्ध विलायक है, इसमें इनको मिलाने के पीछे उद्देश्य है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करना, क्योंकि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो इसको कम करने के लिए उसमें हम CaF2 और Na3AlF6 मिलाते हैं। वी आर एडिंग CaF2 एंड Na3AlF6। CaF2 और Na3AlF6 इसके अंदर मिलाया जाता है। ये दो कार्य करते हैं, इसके गलनांक को कम करते हैं, जिससे विद्युत चालकता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। CaF2 व Na3AlF6 मिलाते हैं, मिलाने के लाभ, क्या फायदा हुआ इसको मिलाने से? तो पहला है बच्चों, Al2O3 के गलनांक में कमी, सबसे बड़ा पॉइंट, गलनांक में कमी होती है। और दूसरा बड़ा पॉइंट क्या है कि चालकता में वृद्धि। ये दो फायदे होते हैं इनको मिलाने के, और बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है प्रश्न, बहुत ज्यादा ये प्रश्न आता है कि क्या फायदा है, कर क्या रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन कर रहे हैं, विद्युत रासायनिक अपचयन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पहला उदाहरण आया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है भाई साहब बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के शुद्धिकरण की विधियां देखी, जो निक्षालन होता है यानी कि लीचिंग से करते हैं, बेयर होता है, हाल होता है, सरपेक होता है। अब जो Al2O3 मिल रहा है, उसका अपचयन करने के लिए बाहर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाया जाता, बल्कि सीधे सीधे इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और उसकी सहायता से इसका रिडक्शन करा देते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कौन, कैथोड कौन और विद्युत अपघट्य कौन, ये प्रश्न आते हैं। उसमें खास तौर पर विद्युत अपघट्य का क्वेश्चन दिखाई देता है। विद्युत अपघट्य में हमने Al2O3 लिया और साथ में कुछ अशुद्धियां भी मिला दी,
और उन अशुद्धियों को मिलाने के पीछे फायदा क्या, हमारा लाभ क्या हो रहा है, तो उसमें एडवांटेज ये है कि ये गलनांक को कम करता है और चालकता को बढ़ाता है। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होगी वो देखो, Al2O3 से बनेगा एल्यूमिनियम आयन बनेगा और ऑक्साइड आयन बनेगा। बेटा ये एल्यूमिनियम आयन तो कहां जाएगा, निश्चित तौर पर ये कैथोड पर जाएगा, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, वहां इसका क्या होगा, अपचयन, और ये बनाएगा एल्यूमिनियम। तो यही तो हम चाहते थे कि यहां एल्यूमिनियम प्राप्त हो। ऑक्साइड आयन जो है वह एनोड की तरफ जाएगा, और एनोड किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का। यहां थोड़ी सी समस्या है, ये जो है ना वो ग्रेफाइट से क्रिया कर लेता है और CO और CO2 गैस का निर्माण करता है। ये एक इसमें मुख्य बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, कि इसमें क्या होता है कि टाइम के साथ कार्बन यानी कि एनोड जो ग्रेफाइट है ना वो खर्च होता जाता है, वो यूज होता जाता है। ये आप समझें, इस चीज को आप समझिए। एक यहां प्रॉब्लम है इस मेथड की, विद्युत अपघटन के दौरान एक प्रॉब्लम है इस मेथड की, में ग्रेफाइट एनोड प्रयुक्त हो जाता है, यूज हो जाता है। ग्रेफाइट का जो एनोड है ना वो काम में आ जाता है, वो यूज हो जाता है, अतः उसे रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है ना, उसे बार बार क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ये इसकी कमी मानी जाती है। ये इसकी मुख्य रूप से कमी कंसीडर की जाती है। समझिए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया एनोड जो है ना वो आपका कार्बन का बना है, ऑक्साइड आयन उस पर जाता, अटैकिंग एनोड इसमें इस्तेमाल किया गया है जो CO और CO2 का निर्माण करता है। इस दौरान कार्बन खर्च होने लग जाता है, और जब एनोड काम में आएगा, खर्च होने लगेगा, तो उसको बार बार फिर हमको रिप्लेस करना पड़ता है। इस मेथड की यह भी एक प्रश्न, देखिए प्रश्न जो इस बार की IIT में आया था वो भी ऐसा ही आया था कि भैया इसके बारे में सत्य असत्य क्या है, और अब भी जब भी प्रश्न ये आएगा तो ऐसा ही आता है कि इसके बारे में सत्य असत्य क्या है। ठीक है ना, समझ रहे हैं चीजों को। अब इसको हम चित्र के रूप में यहां पर दर्शा रहे हैं। देखो ये रहा हॉल हेरोल्ड, ये मूल रिएक्शन है। बस इसका सिद्धांत ये है कि डेल्टा G नेगेटिव इस प्रोसेस का होना चाहिए, E0 इसका पॉजिटिव होना चाहिए। ये कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, ये एनोड पर रिएक्शन हो रही है, CO बन रहा है, CO2 बन रहा है। ठीक है, यहां पर ये बात लिखी भी होगी कि कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो एनोड के कार्बन से अभिक्रिया करके बनाती है। इस प्रकार एल्यूमिनियम के प्रति किलोग्राम के उत्पादन के लिए 0.5 किलोग्राम कार्बन जल जाता है। इस पर कभी कभी ये न्यूमेरिकल भी बना देते हैं। ठीक है ना, कभी कभी न्यूमेरिकल बनाते हैं। इसमें फ्लोरस्पार क्यों मिलाया है और क्रायोलाइट क्यों मिलाया है, ये क्यों मिला रहे हैं, गलनांक कम हो जाता है, सारी चीजें वही है, और चालकता आ जाती है। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है मिलाए जाने का। कौन किसका बना है, स्टील का कैथोड है, ग्रेफाइट का एनोड है। स्टील के कैथोड पर परत भी चढ़ी होती है, ये भी ध्यान रखें, इस चित्र में दर्शाया गया, देख लीजिए। ये रहा डायग्राम हॉल हेरोल्ड विधि का डायग्राम। वैसे तो कोई खास उपयोगी नहीं है यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर ठीक है, हॉल हेरोल्ड विधि का डायग्राम तो देख सकते हैं। डायग्राम आपके एक ही काम आएगा, यदि मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं तो एक ही डायग्राम काम आएगा, और वो है वात्या भट्टी वाला, आयरन वाला। वो आपको किसी भी लेवल पे काम आएगा। बाकी ये आपको सब्जेक्टिव लेवल पे काम आ सकता है। निश्चित तौर पे हॉल हेरोल्ड का चित्र सब्जेक्टिव में आ सकता है, बेसेमर परिवर्तक का चित्र सब्जेक्टिव में आ सकता है, यानी कि बोर्ड लेवल पर। ठीक है, यदि कोई कक्षा 12 का विद्यार्थी हो, सारी चीजें इसमें वही है। देखिए ये आपका कार्बन का स्तर कैथोड है, कार्बन का स्तर कैथोड का काम कर रहा है। ये स्टील आयरन का पात्र है, इस पर कार्बन का लेयर चढ़ी हुई है। ये आपके एनोड रहे जो काम में आते हैं, और ये विद्युत अपघट्य है। ठीक है ना,
ठीक, कुछ और भी धातुएं हैं जिनको हम इसी मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये सिल्वर और गोल्ड के बारे में जो बताया गया है, पहले तो कॉपर है। कॉपर जो है वो दोनों ही तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर को कॉपर सल्फेट में बदल करके फिर उसका विद्युत अपघटन करा सकते हो, एक ऐसे भी प्राप्त कर सकते हो, या फिर इसको मैंने कहा था कि इसको हम दोनों ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आप इसको पायरोमेटलर्जी से भी प्राप्त कर सकते हैं, इसको आप हाइड्रो से भी प्राप्त कर सकते हो। मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड विधि, इसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं। कॉपर रीडिंग लगाने वाली चीजें हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मैकआर्थर फॉरेस्ट में ये बता रहा हूं, AgAu का निष्कर्षण, ठीक है ना, इसी से हाइड्रोमेटलर्जी से, हाइड्रोमेटलर्जी यानी विद्युत अपघटनीय अपचयन, सेम वही फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, भट्टी यूज नहीं की जाएगी, ये अंतर है, फर्नेस यूज नहीं करेंगे। AgAu का निष्कर्षण, इसको बोलते हैं बेटा साइनाइड विधि, या इसको बोलते हैं हम मैकआर्थर। नाम वाली विधियां हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं, समझते ही होंगे आप। फॉरेस्ट विधि, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं या तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में मिल सकती है या फिर किसी अयस्क के रूप में मिल सकती है, जानते हैं। हम सिल्वर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सिल्वर है ना, नेटिव यानी कि प्राकृतिक रूप से या स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से यदि ये मिलता है ना, यानी कि नेटिव स्टेट, बेहतर है कि मैं नेटिव ही लिखूं, हिंदी में मेरे को नहीं इसका पता चल पा रहा। नेटिव स्टेट है, मूल रूप से, है ना, समझ रहे हो, नेटिव स्टेट है। अब इसमें मैंने NaCN मिलाता हूं और साथ में ऑक्सीजन मिलाता हूं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। कॉम्प्लेक्स बनता है NaAgCN2, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में मैं जिंक को मिलाता हूं तो वो इसको डिस्प्लेस कर देता है, जैसा मैंने अभी समझाया था कि ये सॉल्यूशन में जब आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला रहे हो या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मिला रहे हो तो उसको हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। हीट की सहायता से भट्टी में यदि किसी रिड्यूसिंग एजेंट से काम कर रहे हो तो उसे पायरोमेटलर्जी कहते हैं। ये जिंक क्या करेगा, इसको यहां से हटा देगा और खुद आ जाएगा, ये आपके कहलाती है हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें हमने कोई सेल वगैरह यूज नहीं किया है। मैंने कहा था कि दो तकनीक हो सकती है, या तो आप विद्युत अपघटन करके प्राप्त करो या फिर कोई एजेंट मिला के प्राप्त करो, तो ये एजेंट वाला मामला है। पर इसमें हीट यूज नहीं की है, फर्नेस यूज नहीं की है, सोल्यूशन यूज किया है, सोल्यूशन में हो रहा है, इसलिए हाइड्रोमेटलर्जी या विद्युत अपघटनीय अपचयन बोलते हैं। ठीक है, ये सिल्वर प्राप्त हो गया। यहां पर प्रश्न आता है कि आपने ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए किया है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। यहां इसमें प्रश्न आता है कि ऑक्सीजन का उपयोग क्यों किया है, तो बेटा O2 का उपयोग इस सिल्वर को ऑक्सीकृत करने के लिए किया गया, ठीक है ना, ये बात मैं लिख रहा हूं। O2 का प्रयोग Ag को ऑक्सीकृत करने हेतु किया जाता है, ठीक है। ये यहां रोल है किसका, सिल्वर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का रोल क्या है ये बता रहा हूं। सिल्वर को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी आर यूजिंग O2 हियर। इसी तरह से हो सकता है कि सिल्वर इस रूप में न मिले, सिल्वर या गोल्ड, सिल्वर इस रूप में न मिले बल्कि Ag2S के रूप में हो। उससे कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा Ag2S से कैसे प्राप्त करेंगे, तो Ag2S में भी वही चीज है, NaCN मिलाएंगे प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका, प्लस यहां Na2S बनता है। ये थोड़ा सा अलग बात है, मैं बताऊंगा क्या है। फिर इसमें जिंक मिला दिया, ये इसको यहां, ये जिंक अपचायक का कार्य कर रहा है, बाहर से मिला गया है, सॉल्यूशन में मिलाया गया है, लेकिन सॉल्यूशन में मिलाया गया, कोई हीट यूज नहीं की है। बार बार इस बात को हम कह रहे हैं, सॉल्यूशन में मिलाया गया, कोई हीट हमने यूज नहीं की है, ठीक है ना। सो ये हाइड्रोमेटलर्जी वाला मामला है, हाइड्रोमेटलर्जी वाला मामला है, देख रहे हैं, हाइड्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। यहां पर भी प्रश्न आता है कि भैया अब क्यों ऑक्सीजन यूज की, ये तो ऑलरेडी +1 में था। अरे भैया पहले वाले में तो हमने ऑक्सीजन इसलिए यूज की क्योंकि हमको सिल्वर को ऑक्सीडाइज कराना था, ऐसा हमने देखा वहां कि हमको सिल्वर को ऑक्सीडाइज कराना था, तो हमने वहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन प्रश्न उठा कि यहां पर आपने सिल्वर किस लिए यूज की, यहां पर ऑक्सीजन किस लिए यूज की,
ये तो ऑलरेडी +1 में है, ये तो पहले से +1 में है ना, और वो भी वहां पे भी +1 में, तो यहां O2 का कार्य से ऑक्सीकृत करना तो नहीं हो सकता। यहां O2 का कार्य क्या बताता हूं। O2 को Na2S से, Na2S या यूं कहूं O2 Na2S से क्रिया कर, जो बना है ना यहां, उसे Na2SO4 में बदल देती है। Na2S से क्रिया कर उसे Na2SO4 में बदल देती है, जिससे प्रक्रम, अभी समझाऊंगा, तसल्ली रखें, उत्क्रमण ही नहीं हो पाता। ये उत्क्रमणीय नहीं रहता। होता क्या है, ये जो पहली वाली प्रोसेस है ना, फर्स्ट प्रोसेस, उसके अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। ये रिवर्सिबल होती है, यानी कि यदि मैं ऑक्सीजन का उपयोग ना करूं तो ये दोनों वापस क्रिया करके उसको देने लग जाएगा। इसलिए यहां O2 का उपयोग किया है ताकि वो इस Na2S को यहां से हटा दे, Na2SO4 में बदल दे, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाले केस में, इन फर्स्ट केस हमने यूज किया ऑक्सीजन का, वो इसलिए किया ताकि हम उसको क्या कर सकें, ऑक्सीडाइज कर सकें। फर्स्ट वाले केस में हमने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम उसको ऑक्सीडाइज कर सकें। सेकंड वाले केस में हमने इस्तेमाल किस लिए किया, सेकंड वाले केस में हमने इस्तेमाल इसलिए किया ताकि Na2S को Na2SO4 में बदला जा सके और प्रोसेस उत्क्रमणीय नहीं रहे। यह है आपका पूरा साइनाइड प्रोसेस, जो कि उदाहरण है हाइड्रोमेटलर्जी का। ठीक है ना, जो एग्जाम्पल किसका माना जाएगा, हाइड्रोमेटलर्जी का। यही सारी जानकारी इसमें हमने दी हुई है। एक और होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोई खास काम का नहीं है, क्योंकि ये अधातुओं के लिए इसका उपयोग करते हैं, धातुओं के लिए तो होता नहीं है। फिर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये आपके उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ, बस इसीलिए। कुछ नहीं है, Cl- से Cl2 बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसका क्या करूंगा, Cl- से Cl2 बनाना है तो मैं इसका क्या करूंगा, ऑक्सीकरण करूंगा। ये परीक्षा उपयोगी कोई खास माना नहीं जा सकता। ठीक है ना, ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त करना है तो ऑक्सीकरण में तो अधातु प्राप्त होगी, धातु तो प्राप्त होगी नहीं। ठीक है ना, तो यहां पर इसमें कुछ विशेष बताने लायक नहीं है। मैं यहां कुछ क्वेश्चन जरूर आपको कराना चाह रहा हूं, उसको देखो। मैच द कॉलम, स्तंभ मिलान करें। मैच कॉलम आएगा कैसे, देखो मैं बताता हूं। मैच द कॉलम, कैसे, देखिए, फर्स्ट ऑप्शन H2 द्वारा अपचयन, दूसरा ऑप्शन स्वतः अपचयन, आपको मैच करना है सामने, है ना, स्वतः अपचयन। तीसरा है बेटा एल्यूमिनो ताप विधि, ये कुछ नया हो सकता है, एल्यूमिनो ताप विधि, है ना, ये भी एक बेसिकली क्या है कि रिडक्शन की टेक्निक है। ठीक है, फिर कार्बन द्वारा अपचयन, या एल्यूमिनो को सेकंड क्वेश्चन में शामिल करूंगा। यहां मैं लेना चाह रहा हूं विद्युत अपघटनीय अपचयन। ठीक है ना, एक ही कैटेगरी के रखो तो बेटर है। अब हमको यहां सामने जिन धातुओं के लिए इन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है उसको मैच कराने के लिए कहा जा रहा है। बात समझे, जैसे फर्स्ट HgPbCu, मैंने बताया, सारे उदाहरण आपको बताएं। एल्यूमिनियम S ब्लॉक वाले मेटल, आयरन Pb, NiMoW। हमको बताना है कि कौन से मेथड का उपयोग किसके लिए किया जाता है
तो सिंपल बात है, देखिए इसमें से कुछ एक तो आप जानते ही हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें तकलीफ आएगी, कुछ एक तो आपको मालूम ही है। देखिए मैं बताता हूं एक एक करके। फर्स्ट, हाइड्रोजन वाला आपने नहीं पढ़ा है, इसका उपयोग Ni, MO और W के लिए किया जाता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हम देना चाह रहे थे। सेकंड वाला आपको अभी बताया था, स्वतः अपचयन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, ये सबसे बड़ा स्टार भी है ना। स्वतः अपचयन पीबी के लिए, Hg के लिए एज वेल एज कॉपर के लिए इस्तेमाल होता है। सो इसमें कोई डाउट नहीं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट इसमें नहीं होगा कि आपका सेकंड वाला जो है वो ए से मैच करेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, इट शुड मैच विथ ए। थर्ड, विद्युत अपघटनीय अपचयन, ये एल्यूमिनियम और एस ब्लॉक जैसों के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको ध्यान है ये आसानी से अपचयित नहीं होते हैं। याद होगा बेटा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सबसे नीचे थे एलिंगम आरेख में, एलिंगम आरेख में इनकी पोजीशन बिल्कुल नीचे थी, इनको रिड्यूस करना कभी भी आसान नहीं था। फोर्थ, कार्बन, कार्बन से किसका हो जाता है, आयरन और पीबी के लिए कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीबी के लिए हालांकि स्वतः अपचयन भी काम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आयरन के लिए स्वतः अपचयन नहीं आ सकता, इसलिए ये स्वतः अपचयन से मैच नहीं करेगा। समझ रहे हैं, आयरन के लिए तो स्वतः अपचयन नहीं होता ना मेरे भाई। सो उम्मीद है सारे ऑप्शंस आप समझ गए होंगे किस तरह से मिलाए गए हैं। ऐसे मैच मैट्रिक्स वाले खूब आते हैं ना इस चैप्टर से। एक और करते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, स्तंभ मिलान करें। फर्स्ट है गोल्डश्मिट ताप विधि, इसको एल्यूमिनो ताप विधि भी कहते हैं। हो भाई, अमलगमीकरण, साइनाइड विधि, साइनाइड मेथड, साइनाइड विधि किसके लिए उपयोग होती है, किसके लिए नहीं होती है, इस तरह के कुछ मेथड्स के नाम हैं, कुछ संबंधित विधियां हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मिलाना किससे, देखिए एल्यूमिनियम Cr2O3 Mn3O4 Fe2O3 Ag Au, देखें कौन किससे क्या मिल रहा है, एक से ज्यादा ऑप्शन से मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मैं थोड़ा वर्णन करता हूं इस पहली वाली विधि का, फिर हम आएंगे इसके उत्तर पर। देखिए क्या होता है, गोल्डश्मिट, ये जो मेथड है ना ये महत्वपूर्ण है नो डाउट। इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन के अंदर। गोल्डश्मिट या इसको बोलते हैं बेटा एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। थर्म मींस हीट होता है ना, बताता हूं क्या है, घबराओ नहीं। इसमें एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में आता है, Al अपचायक के रूप में काम आता है, और इसमें उच्च ऊष्मा निकलती है, बहुत हाई हीट निकलती है, इसीलिए इसे थर्माइट या ताप विधि कहा जाता है। जैसे जब Cr2O3 की क्रिया, मैंने कहा Cr2 के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इस एल्यूमिनियम से कराते हैं तो ये क्रोमियम को प्राप्त करने की विधि हो जाती है, अपचयन कर देता है उसका। ये Al2O3 बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, इसके निर्माण के दौरान बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, उच्च ऊष्मा निष्कासित होती है, इसीलिए इसको थर्माइट विधि कहते हैं, ताप विधि, तापीय विधि इसको इसीलिए कहा जाता है। यह आपका गोल्डश्मिट के बारे में जानना है। फिर ध्यान रखना अमलगमीकरण क्या है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, प्रश्न करता है कि अमलगमीकरण का उपयोग करते हैं, पहला ऑप्शन उसमें मरकरी मिलेगा और आपका निश्चित तौर पर ध्यान जाएगा उसकी ओर, क्योंकि अमलगम आपने मरकरी के लिए पढ़ा है। तो ध्यान रखना ये मरकरी के लिए यूज नहीं होता, मरकरी की सहायता से निकालते हैं, इसलिए अमलगमीकरण कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इसको, हमेशा फंस जाते बच्चे इसमें। Hg की सहायता से, Hg के लिए नहीं है ये, Hg की सहायता से AgAu का निष्कर्षण करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको दिमाग में बैठा लेना, अक्सर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। अमलगमीकरण आते ही वो मरकरी की और उनका झुकाव हो ही जाता है, नेचुरल है वो। तो Hg की सहायता से जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन Ag और
Au का कर रहे हैं निष्कर्षण, न कि मरकरी का निष्कर्षण हो रहा है। तो यहां पर क्या क्या किससे मैच हो रहा है? गोल्ड श्मिट ताप विधि, गोल्ड श्मिट ताप विधि किससे मैच होगा मेरे भाई? गोल्ड श्मिट ताप विधि का उपयोग एल्यूमिनियम और बी, यानी कि उपयोग भले ही ना करें लेकिन संबंध तो एल्यूमिनियम से भी है ना इसका। अरे एल्यूमिनियम तो अपचायक है ना। दूसरा, अमलगमीकरण का संबंध किससे? Ag और Au से है। साइनाइड विधि, साइनाइड विधि का संबंध किससे मेरे भाई? Ag और Au से है। अभी पढ़ा था साइनाइड विधि, या जिसको हम मैक ऑर्थर फॉरेस्ट विधि बोलते हैं, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट विधि बोलते हैं। गोल्डश्मिट ताप विधि, तापीय विधि कहते हैं वैसे तो, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एल्यूमिनो ताप विधि भी कहा जाता है। मैं बता दूं, इसे एल्यूमिनो ऐसा भी लिखा आ सकता है, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस, ठीक है, ये भी इसका नाम है, पॉपुलर मेथड है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या मैंने कराया है मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं बच्चों, क्या हमने पढ़ा है। देखिए, बात जो हमने की, खूब सारी की बात, तो उष्मागतिकीय अपचयन के उदाहरण हम देख रहे थे। उष्मागतिकीय के लिए हमने आयरन का इस्तेमाल किया, हमने कॉपर का इस्तेमाल किया, जिंक के लिए, पीबी के लिए। आयरन हम करा चुके थे। कॉपर में मैंने बताया कि या तो Cu2 प्लस कार्बन कर दो, या फिर वो बेसिमर वाला पूरा मामला, बेसिमर परिवर्तक, बेसिमरीकरण, जिसमें हम स्वतः अपचयन का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्वतः अपचयन वाली स्टेप है, जिससे हमको जो कॉपर प्राप्त होता है, इसको फफूलेदार तांबा कहते हैं, जिसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। 98% कॉपर है। कई बार ऐसे भी फंसा देते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर है कॉपर का शुद्धतम रूप या अशुद्ध रूप, शुद्ध रूप या अशुद्ध रूप, ऐसे भी फंसा दिया जाता है। तो मैं क्लियर बता दूं कि 98% से घबराना नहीं है, ये इसका अशुद्ध रूप ही कहलाएगा। ये ध्यान रखना, इसको शुद्ध रूप नहीं बोल सकते। शुद्ध का तो मतलब 100% ही है। कभी कभी इस क्वेश्चन में भी फंसा देता है। जो प्रश्न हमने देखे हैं जीवन में वो आपको बता रहे हैं, जिससे आपको मदद मिल सके। पढ़ना और प्रश्नों को करने का गैप इन्हीं चीजों से दूर होता है। तो 98% है, तो आप इसको देख करके बहुत इमोशनल हो जाएंगे कि सर 98% है, फिर अशुद्ध कह रहे हो। हाँ, क्योंकि उसमें 2% अशुद्धि है। फंसा देते हैं इसमें, अक्सर फंसते हुए देखा है हमने। पूछता है फफूलेदार तांबा है, शुद्ध रूप अशुद्ध रूप, तो अशुद्ध रूप ही माना जाएगा, क्योंकि 98% है, 100% नहीं है। ये चित्र इसमें दिए हैं और बाकी सारे रिएक्शंस हमने, ये मैट, और ध्यान रखना मैट कहते हैं इसको, है ना, जो यहां से प्राप्त होता है ना, मैट, ये शब्द भी देखना। देखिए, रीडिंग लगाने की कुछ चीजें तो आपसे, तभी तो सारा आपको दे रहे हैं हम, एक दो कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ये स्वतः अपचयन मैंने सारा बता दिया। सल्फाइड आयन इसके अंदर काम करता है। ये आपका स्लैग है, ये धातुमल है ना, ये स्लैग बन रहा है मेरे भाई। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था कि कॉपर के निष्कर्षण में FeO अशुद्धि होता है, इसमें FeO अशुद्धि है। आयरन का क्या काम है? वो अशुद्धि के रूप में, तो उसमें SiO2 मिलाते हैं। SiO2 यहाँ गालक है, SiO2 गालक है, यहां ध्यान रखिएगा। मैं लिख भी देता हूं कि FeO यहां अधात्री है, अधात्री मतलब गैंग, गैंग मतलब अशुद्धि, और SiO2 यहां पर गालक है। आयरन से उल्टा है मामला, वहां पर SiO2 गालक नहीं बल्कि अशुद्धि था, ठीक है। ये बेसिमर परिवर्तक है, नाशपति के आकार की भट्टी है, इसमें आपको कॉपर मिलता है, फफूलेदार तांबा कहते हैं। लेड के लिए हम दोनों मेथड यूज करते हैं, स्वतः अपचयन भी होता है और कार्बन द्वारा भी होता है। इसी तरह से जिंक के लिए, पर जिंक के लिए स्वतः नहीं होता, ठीक है ना, जिंक में स्वतः नहीं होता। विद्युत रासायनिक सिद्धांत, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि विद्युत रासायनिक सिद्धांत में या तो आप कोई प्रोसेस कराओ इस तरह का जिसका डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ जाए, या फिर आप उसको क्या करें, विद्युत अपघटनीय अपचयन करें। ये रहा अपचयन का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। विद्युत रासायनिक हो गया, ये रासायनिक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये विद्युत रासायनिक सिद्धांत है, सिंपल है। या तो उसमें किसी धातु वातु से करोगे, लेकिन सब विलियन में होगा, ध्यान रखना, विलियन आवश्यक है। ताप नहीं होता, भट्टी नहीं होती, विलियन आवश्यक है, इसलिए उससे भिन्न है। और इसमें हमने एल्यूमिनियम का निष्कर्ष किया। ये सारणी बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम बड़ा स्टार यहां बना दे रहा हूं इस सारणी के लिए। तीनों विधियों में से कोई भी पूछी जा सकती है, या फिर तीनों में से, तीनों के ही बारे में सत्य असत्य करके लिख सकता है कि बॉक्साइट के शुद्धिकरण हेतु सत्य असत्य कथन है, ऐसे फांस सकता है वो, आपको ध्यान रखिएगा। सत्य असत्य सारे इसमें हमने डिटेल बता दी है, महत्वपूर्ण है। हॉल हेरोल्ड भी इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी भी डिटेल हमने सारी बता दी। चित्र भी आपके सामने आ गया, क्या समस्या उसके साथ वो भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जलीय धातुकम से और किस किस का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने बताया।
कॉपर को निम्न कोटि के अयस्क खुरचन या छीलन से प्राप्त करते हैं। थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने वाली चीजें एक बार देख लीजिएगा। AgAU के लिए हमने कहा इस्तेमाल साइनाइड या मैक ऑर्थर फॉरेस्ट विधि का उपयोग किया है। मैक ऑर्थर फॉरेस्ट विधि क्या होती है? इसमें साइनाइड से क्रिया करा के उसको कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं, फिर जिंक का इस्तेमाल करते हैं। ये हाइड्रोमेटलर्जी है। हाइड्रोमेटलर्जी होना या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होना वो एक ही बात है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेते हैं हाइड्रोमेटलर्जी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए नहीं। संकुल निर्माण होता है हाइड्रोमेटलर्जी में, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है, ये संकुल बनता है इसमें, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। फिर हमने बात की वही सारी, ये तो कारण वो सबके सब वही है, उसमें नया कुछ भी नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ भी नहीं है, ऑक्सीकरण करके प्राप्त करना तो वो अधातु के लिए होता है, धातु के लिए तो होता नहीं है। एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए शामिल कर लिया है। पूछ सकते हैं कि बाई चांस भाई ऑक्सीकरण अपचयन, तो आप एकदम से चकरा जाओगे ये कौन सी विधि आ गई, नहीं, तो विधि कुछ भी नहीं है, ये तो मालूम ही है कि मेरे को अधातु को प्राप्त करना है तो ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। स्तंभ मिलान करें, ये भी बता दिया हमने आपको, ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाएं, इस तरह के प्रश्न देखने में आ सकते हैं। अक्सर मेटलर्जी में तो ऐसे ही प्रश्न देखने में आते हैं, ठीक है ना, मेटलर्जी की पहचान ही इस तरह के प्रश्न होती है। फिर ये भी आसान था, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं रही होगी उम्मीद है। ये हमने थोड़ा सा वर्णन किया। HG की सहायता से करते हैं अम्लगमीकरण में, HG के लिए नहीं होता, HG की हेल्प से जरूर होता है, HG की मदद से जरूर हो सकता है, HG के लिए नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल ये सारा कुछ है, थोड़ा याद करने का रहेगा ही, घबराना नहीं है उससे, थोड़ी सी मेहनत करोगे। इस मेटलर्जी अच्छा चैप्टर है, छोटा है, बिल्कुल इजी वे में हो जाता है और क्वेश्चन फिक्स है और आपसे हो भी जाएगा, ये भी फिक्स है, ठीक है ना। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।